मैंने नई नई एक चीज़ सुनी जिसका नाम था एज कंप्यूटिंग। मैंने उसको गूगल किया और मैं साइकिल हो गया, क्योंकि मेरा तो ख्याल था कि क्लाउड सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अब पता लगा कि क्लाउड पे प्रोसेसिंग भी हो रही है। ये क्या हो रहा है जरीर, दुनिया किधर जा रही है? दुनिया जा चुकी है बहुत देर से। मतलब जब आप छोटे से थे ना, तब से दुनिया इस पे आ चुकी हुई थी। मेरे ख्याल है गूगल आपने भी किया। तो नहीं, कंप्यूट तो क्लाउड का तो कॉन्सेप्ट ही कंप्यूट से ही तो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि स्टोरेज तो इन जनरल बड़ी देर, मतलब 90s से ही स्टोरेज, फाइल सर्व होना इंटरनेट का बेसिक डेफिनेशन का पार्ट था। तो आइडिया ये था कि जो क्लाउड है वो जो लोग अपने अपने सर्वर्स रखते हैं उसको एक जगह पे ले आएं, और बजाय इसके कि लोग खुद मैनेज करें, रोज़ एक जब जैसे ही ट्रैफिक बढ़े सर्वर में ऐड करें, तो उसकी बजाय वो क्लाउड के ऊपर कर लें और क्लाउड उनके बिहाफ पे ये वाला काम कर दे, और वो उस क्लाउड को एक रेंट सा पे कर दें इस काम के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन जो था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब बहुत वसी हो गया है। बहुत वसी था। हाँ, सो अब मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने इवेंचुअली एज कंप्यूटिंग पे जाना है, लेकिन फिलहाल तो मुझे क्लाउड की समझ नहीं है। तो आप ना इस एपिसोड में सिर्फ क्लाउड समझा दो, अगले में फिर एज पे जाते हैं। चले ठीक है, हाँ, आई थिंक दैट मेक सेंस, क्योंकि क्लाउड समझ आएगा तो पता चलेगा कि एज पे वो क्या फ़र्क कर रहे हैं, वरना कोई ख़ास उसकी मंतक नहीं बन सकेगी। वैसे तो मुझे लगता है इस पे बैक ट्रैकिंग की एपिसोड भी होंगी कि सर्वर क्या होते हैं और उस पर कैसे काम चल रहा होता है। लेकिन अगर बहुत ही आसान ज़ुबान में हम करें कि जब भी आप इंटरनेट के साथ किसी किस्म की भी एक्सेस करते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, कोई चीज़, कोई यूट्यूब, एनीथिंग, तो आप बेसिकली पीछे, अगर बहुत सिंपली कहा जाए ना, तो एक सर्वर को हिट कर रहे होते हैं। वो सर्वर आपसे कुछ इनपुट ले रहा होता है। इसमें कई दफ़ा आप लॉग इन इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल डालते हैं, तो लॉग इन इन्फॉर्मेशन डालते हैं, पीछे एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें वो अपनी डेटाबेस में कहीं देखता है कि अली आफ्ताब के लॉगिन के अगेंस्ट अकाउंट में क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो अगर आपने यूट्यूब पे किया है तो वो फिर कहेगा कि इसकी सब्सक्रिप्शन वीडियोस निकाल के लाओ, तो वो वाली वीडियोस निकालेगा, वो आपको फिर वो वापस ट्रांसमिट होती हैं आपको आपके कंप्यूटर पे। आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र उस इंफॉर्मेशन को, जिसको हम कहते हैं रेंडर करता है। उसका मतलब ये है कि वो बेसिकली रेंडरिंग तो आप समझते ही हैं, मेरे ख्याल है ज़्यादातर लोग भी समझते होंगे कि वो इन्फॉर्मेशन तो बिट्स एंड बाइट्स में ही आनी है आपके पास, बट वो इवेंचुअली प्रेजेंट कैसे होनी है वो ब्राउज़र समझता है उस चीज़ को, ठीक है। और फिर वो वीडियो है तो वीडियो प्ले होती है, वीडियो के गिर्द अगर कोई लवाजमात हैं, बटन्स के, टेक्स्ट के, विंडोज़ के, कमेंट्स के, वो सारी चीज़ें फिर वो आपके सिस्टम पर रेंडर हो रही होती है। बट वीडियो क्या थी, कौन सी वीडियो आपको दिखानी चाहिए, दरमियान में जो वीडियो स्ट्रीम हो रही है, जिसका आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा स्ट्रीम, वो सब कुछ सर्वर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेन ये एक सर्वर तो बिल्कुल भी नहीं अब होता, बट मैंने वो सिंप्लीफाई करने के लिए कहा था कि आप एक सर्वर हिट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जब पहले होती थी तो एक्चुअली एक सर्वर होता था। अगर आप 90 की दिहाइयों में चले जाएं तो जो याहू का जब आप पेज खोलते थे तो एक्चुअली पीछे कुछ सर्वर्स उन्होंने अगर रखे होंगे तो वो मैनुअली ही वो टीम याहू की मैनेज कर रही होती थी। और आप जब तक उनके सर्वर्स पे पहुंचते थे, फिर उनके सर्वर्स के अंदर क्या, ये भी मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उठा लिया, वरना आप सिंप्लीफाई कर देंगे। एक बंदे ने अगर वेबसाइट बनाई होती थी ना, तो वो अपना एक सर्वर रख के बनाता था, या फिर वो किसी होस्टिंग कंपनी से कहता था कि मेरा सर्वर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, तो आपसे एक सर्वर रेंट कर लेते थे। होस्टिंग कंपनी से आगे जिम्मेदारी नहीं लेती थी। तो अब सर्वर की जितनी कैपेसिटी है वो आपका काम है उसको मैनेज करना। अगर 15 लोग आ गए और उनकी रिक्वेस्ट आ गई और आपकी रैम फुल हो गई है तो फुल हो गई है, आपकी वेबसाइट ने बैठ जाना है तो बैठ जाए, ठीक है। अगर आपने 25 लोगों को लेकर आना है और आपके उस सर्वर की रैम या उसकी CPU सफिशेंट नहीं है, तो आप एक और सर्वर ख़रीदते थे, फिर खुद लिखते थे कि इन 2 सर्वर्स के ऊपर कैसे ट्रैफिक को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारा काम आप खुद कर रहे होते थे। तो इस तरह आप वेबसाइट चला रहे थे शुरू में। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि यार इसमें ना बहुत टाइम ऐसा होता है कि अब होता क्या है, लेट्स से आपने क्रिकेट की वेबसाइट बनाई है, क्रिकेट की वेबसाइट है, जब तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच आता है ट्रैफिक ज़्यादा होती तो है। आपकी ट्रैफिक आती है, कोई 50 लाख बंदा आ जाता है। और जब कोई मैच नहीं होता तो 5000 बंदा भी नहीं होता, 5000 क्या 500 बंदा भी नहीं होता। अब लॉजिकली अगर आप सारे सर्वर्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप किस ट्रैफिक के लिए सर्वर बनाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट से कोई आपका जो बेसिकली यूज़र है या आपका कस्टमर है वो वापस ना जाए, उसको बुरा एक्सपीरियंस ना मिले, तो आपको 50 लाख के लिए सर्वर्स रख के बैठने। अब आप मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कितना होता है साल में? एक एक एट मैक्स, राइट। तो
तो उन्होंने 365 दिन 50 लाख के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था अपने पास। अब आप खाली सर्वर्स के पैसे आपने, ये तो डेड मतलब बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं आ रहा। तो ये वो इशू था। ये तो मैंने बहुत एक्सट्रीम केस बना दिया ना, वरना इतना एक्सट्रीम नहीं होता, बट स्पाइक्स हर वेबसाइट की होती हैं। कोई आप ट्रैफिक किसी टाइम पीरियड में हाई होती है, किसी में लो होती है, इवेंट बेस्ड होता है, इवेंट्स के गिर्द होती है, नॉन इवेंट टाइम में कुछ, आइडल टाइम कुछ और होता है, कईयों का आइडल टाइम 0 तक भी चला जाता है। तो फिर ये आइडिया था कि यार सेम मशीन अगर 10 कंपनियां इस्तेमाल कर लें और वो समहाउ कोई एल्गोरिदम के थ्रू मैनेज करवा लें कि जब आपको चाहिए तो आप कर लें, जब उनको चाहिए, और आप कॉस्ट आपस में बांट लें उस चीज़ की, और थोड़ा सा कमीशन वो रख लें जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्लाउड बन गया। कि अब क्लाउड ये है, और अगेन ये एक सर्वर पे हो तो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आपके पास लेट से लाखों सर्वर्स पड़े हुए हैं तो वो बाय थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स ना ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन हर वक्त पॉसिबल होती है, जिसके अंदर थ्रू प्रायोरिटाइजेशन, थ्रू मतलब प्रेडिक्शंस और बहुत कुछ जो ये क्लाउड कंपनीज कर रही होती हैं, वो वर्कलोड्स मैनेज करते रहते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर वही रहता है, बट उसके ऊपर उससे कई गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस चल रही होती हैं जो अपने अपने टाइम के अंदर उसके अंदर स्केड्यूल हुई होती हैं। सो ये आइडिया है जहाँ से क्लाउड स्टार्ट हुआ था। तो क्लाउड स्टोरेज तो वही जिस तरह बात स्टार्ट हुई थी ना कि स्टोरेज तो उसका एक बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है मेजर, यानी अगेन कि स्टोरेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन द सेंस के साइज़ वाइज जितनी आपकी वीडियोस, जितना आपका इमेज, जितना आपका कंटेंट, टेक्स्ट और अदरवाइज ऑडियो, वो स्टोरेज ही है। और उसकी भी सर्व करने की बहुत सारी टेक्नोलॉजी उस टाइम से आगे आ चुकी हुई है, जिसमें कैशिंग, CDNs और ये सारा कुछ है। लेकिन क्लाउड फंडामेंटली इस बेस की वजह से हुआ था। ओके अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये मतलब हम भी तो अपना भी तो क्लाउड बनाते होंगे और हमारे भी तो होंगे, हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करते होंगे या हम सिर्फ यूज़ करते हैं? नहीं। ये अच्छा सवाल है, और ये अब आप मतलब मैं आपके दिमाग से हमेशा इम्प्रेस होता हूँ, लेकिन आप ये अब ये वाली चीज़ पे जा रहे हैं जो हम शायद एज में थोड़ा सा इसका कि फ्यूचर में शायद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। अभी क्लाउड की कंपनीज आर लार्ज कंपनीज। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट की का क्लाउड है, AWS अमेज़ॉन का क्लाउड है, अलीबाबा का क्लाउड है, अली क्लाउड के नाम से ही आई थिंक, अगर गलत है तो आई एम सॉरी। इसी तरह IBM का है, हेरूको है, डिजिटल ओशन है, और इस तरह गूगल का है। तो बहुत सारी बड़ी कुछ बहुत बड़ी हैं, कुछ सेकंड टीयर हैं, कुछ इवन रीसेलर्स भी हैं। ठीक है, तो वही जिस तरह किसी भी मार्केट में होता है, हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रही होती है कि आपको कहीं पे कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाते हैं, कहीं आपको बहुत नीश चाहिए होती है। मतलब क्लाउड पे आप अपना एडिटिंग का सारा काम क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं। आपको नहीं ज़रूरत कि आप अब ग्राफिक कार्ड ख़रीद के रखें, आप अपना वर्कलोड ही ऑनलाइन रखें और ऑनलाइन उसको एडिट करें, और आप सिर्फ रेंडर्ड वीडियो डाउनलोड कर लें एंड पे। बल्कि रेंडर वीडियो भी वहीं से ही यूट्यूब पे अपलोड कर दें, वहाँ कोई Gbps या 10 Gbps का इंटरनेट कनेक्शन होगा, वो आपकी अपलोड भी 1 मिनट में होगी। तो प्रैक्टिकली लोकल मशीन रखना, अगेन इस पर फिर ही हम थोड़ी सी एज वाली पे जा रहे हैं, लेकिन वो हम शायद आगे डिटेल में भी बात कर सकेंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। बट क्लाउड का मतलब ये है कि कंप्यूट रिसोर्सेज हैं आपके पास। क्योंकि अब एक छोटी सी आप हार्ड ड्राइव तो अपनी ऐसी रख सकते हो जो कि हर वक्त लिंक्ड हो इंटरनेट के साथ, आपके घर पड़ी हो, और आप नतीजतन चाहे आईफोन यूज़र हो, चाहे गूगल हो, वो एंड्रॉयड हो, आप बजाय कि एंड्रॉयड का क्लाउड लेने के या ये लेने के, आपकी सारी पिक्चर्स आपके घर पे स्टोर हो रही हैं। ये बहुत वैलिड है। दिस इज़ नॉट क्लाउड, दिस इज़ द सर्वर, जो हम पहले कह रहे थे। देखिए ना, क्लाउड एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सर्वर्स का ना, कि वो बहुत सारे। सो अगर आपने क्लाउड बनाना है ना, तो आप मल्टीपल सर्वर्स रखेंगे और आप इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि आपके कस्टमर्स जो कि उन सर्वर्स, यानी जिनको आप फिजिकली सर्वर नहीं दे रहे इंडिविजुअल, अभी भी वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, और अभी भी हम लोग ऐसे सर्वर्स भी रेंट करते हैं जो हम खरीदते नहीं, और हम किसी कंपनी से कहते हैं कि हमें फिजिकल सर्वर चाहिए। सो क्लाउड में अब वो फिर अब हम अगले पे आ जाते हैं कि क्लाउड एक्चुअली किस तरह काम करता है, और हाउ डज इट मेक श्योर कि एक मशीन जो है वो मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर लें। सो एक वो सिंपल वही तरीका है जो पुराना है, या अपने घर रख लें आप सर्वर, डेस्कटॉप है उस पर 10 हार्ड ड्राइव्स लगा लें और सारा कुछ इस पर रखें और इंटरनेट से एक्सेस कर लें,
ऑब्वियसली इसकी वही लिमिटेशन होंगी जो एक आपके घर के सर्वर की होती हैं, लाइट गई या उसका बैकअप नहीं है तो वो उतनी देर एक्सेसिबल नहीं होगा, दरमियान में क्रैश कर गया तो उसने रीबूट कैसे होना है, उसकी हेल्थ वगैरह कैसे चेक होनी है, वो इश्यूज़ लेट से आप वो मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये आपका अपना ज़ाती सर्वर है जिससे आप एक ख़ास बैंडविड्थ पे काम करें और ये कर सकते हैं। आप इवन अपनी वीडियोज़ भी रख सकते हैं, आप इवन इसको एज आ कंप्यूट मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सर्वर आपका एग्जैक्टली यही बन जाता है एज लॉन्ग एज यू हैव एन IP जिसके थ्रू आप यहाँ तक आ सकें। जब आप क्लाउड वाली उस पर जाते हैं तो फिर आपके पास, बल्कि क्लाउड से भी पहले जो मैं बात कर रहा था कि फिर अगला स्टेप आता है कि आप कहते हैं यार मैं रेंट कर लेता हूँ, मुझे 1 साल के लिए चाहिए, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए एक फ़िज़िकल मशीन चाहिए, या इवन साल के लिए भी चाहिए हो, अगेन उसके भी यूज़ केसेस हैं। तो आप किसी एक्सपर्ट, मतलब बेसिकली होस्टिंग कंपनीज थी जो ओरिजिनली जहाँ से स्टार्ट हुआ था, आप उनके पास एक सर्वर ले लेते थे। बहुत लो स्पेक सर्वर भी होते थे, हाई स्पेक भी होते थे, वो उसी तरह ही होता था। तो आपकी जो नीड है उस हिसाब से सर्वर लेते थे। फिर वो सर्वर की एक्सेस उनकी जिम्मेदारी है कि आपको हमेशा एक्सेस मिलती रहे कि आपने उस पर जो भी करना है, उससे फ़ौरन आगे वो अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर लेते हैं। उसको अप रखना, बिजली चली जाए या इंटरनेट ख़राब हो जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बट उस सर्वर में क्या चलता है, वो सर्वर सफिशेंट है आपकी नीड के लिए, नहीं है, आपका वर्कलोड उस पर चल पाता है, नहीं चल, ये आपकी सारी जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन इसमें मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो बहुत सारे सर्वर्स बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज यूज़ कर रही हैं, ठीक है, एक है जो उसको मैनेज कर रही है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको कि वॉलमार्ट अगर होगा, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा उसका यूज़र होगा, ठीक है, वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत बिजी होगा। उसके बाद वही सर्वर शायद किसी और के लिए कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन अब अगर PS6 आ गई है रात 12 बजे, तो वो यूज़र जिसने सुबह 8 से 5 बजे तक यूज़ करना था वो शायद रात 12 बजे भी पहुंच गया। अब ये कौन बैठ के फैसला करेगा कि इनको वापस हमने स्पेस देनी है, क्लाउड देना है, क्या करना है? ये नहीं, सो अगेन कुछ फैसला कंपनी के ऊपर ही होता है। आई थिंक अगर आप मुझे इजाज़त देना पहले वो कंप्लीट करने, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन नहीं किया कि एक सर्वर से जब फिज़िकल की मैं बात कर रहा था ना, वो ये था कि वो तो आपको एक मशीन उन्होंने दे दी, अब वो उस पर कुछ नहीं और चलाएंगे। तो क्लाउड फिर क्या करता है कि क्लाउड इस तरह की 100 मशीनें रख लेता है और सबको बारी बारी दे देता है? तो ऐसा नहीं होता। उसको फिर हम कहते हैं वो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करता है। ये एक पूरा फर्दर कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअलाइजेशन कैसे होती है। लेकिन आप ये समझ लें कि एक हार्डवेयर है, उसके अंदर से वो कहता है कि यार इस सर्वर में ना 64 GB रैम लगी हुई है, ऐसा करो इसकी 8-8 GB में ना डिवाइड कर दो, 8 मैंने VMs बना देनी है, हर VM के पास 8-8 GB है, इसमें 16 कोर थे, ऐसा करो सबको 2-2 कोर्स दे दो VM को। अब उसने एक ही मशीन को है, उसमें एक ही CPU लगा हुआ, 2 रैम की स्लॉट्स या एक ही रैम में शायद 64 GB की वो जिस तरह आप स्टिक लेके लगाते हैं वही लगी हुई, जब आपने ये डिवाइड कर दी। तो पहली चीज़ तो ये वर्चुअलाइजेशन कर दी आपने। अब 8 लोग ऐसा 2 GB 2 कोर वाले वटेवर गीगाहर्ट्ज़ जो CPU की स्पीड थी उसके तौर पे वो एक छोटी स्पेक्स की मशीन बन गई है, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया। जब छोटी स्पेक की मशीन बना लेते हैं ना, तो इसमें यूजुअली होता है कि जो इसका एक मशीन का, इसको हम कहते हैं कि इमेज के वो किस हालत में है, उसको यूजुअली सेपरेटली स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी आपको बढ़ाने पड़ जाते हैं ना कि यार अब मुझे 10 सर्वर्स चाहिए, तो वो ऐसी 10 VMs जहाँ पे भी कहीं मिलती है ना उसको स्पेस, सो लेट्स से 2 VMs की आपकी एक ही फिजिकल मशीन पे चल गई, एक कोई चौथी फिजिकल मशीन पे एक स्लॉट मिली, एक साथ वाले क्लस्टर में मिली, तो आपको क्या परवाह, आपको वो जो इंटरफेस दे रहा है वो AWS ध्यान रख रहा है कि कैसे मैंने ये सारी मशीन्स आपको एलोकेट करके देनी है। और ये सारा कुछ खुद से हो रहा होता है, इस पे लोग नहीं बैठ के करते? नहीं, ऑब्वियसली इस पे लोग तो नहीं बैठ सकते इतने उसके ऊपर, लेकिन इसके अंदर अगेन जो लाइबिलिटीज़ है ना वो डिवाइडेड हैं। यहाँ पे भी 100% नहीं है, इसमें भी बहुत मॉडल्स हैं फर्दर, वो फिर उस डिटेल में जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कहीं पे सारी लाइबिलिटी अमेज़ॉन ले लेता है कि यार आप भूल जाओ कि मशीन VM भी भूल जाओ, आप बस सिर्फ मुझे बताओ कोड कौन सा जो मैंने चलाना है। जब बंदे ज़्यादा होंगे तो मैं खुद ही इसको किस तरह एक्सपैंड करता हूँ, मेरा काम है। वो फिर आप ओपेक हो जाता है आपके लिए कि नीचे कितनी VMs चली नहीं चली, उसको वो सर्वरलेस कहते हैं वैसे, ठीक है। तो उस केस के अंदर वो आप बस उसे अपना वर्कलोड बताते हैं, आप अपनी मतलब जो भी आपने प्रोग्राम बिल्ड किया फिर आपको करना ही उस फॉर्म में पड़ता है, उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं। वरना आप फिर कहते हैं, दूसरा ये होता है कि अच्छा तुमसे VMs ले लो, और VMs में फिर अगेन विद इन VM
लाइबिलिटी आप पे वापस आ जाती है। अगर आपने वीएम खाली रखी हुई है, आपने उससे मांग ली है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको कॉस्ट पड़ रही है। वो इसकी केयर नहीं करेगा कि आपने 10 खोल ली तो वो खुद ही कहेगा यार ये खाली पड़ी, इनको बंद कर लो, ऐसा नहीं वो कहेगा। हाँ, वो आपको टूल्स दे देगा कि जो ऑटोमेटिकली, तो उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क बना दिया हुआ है कि अगर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है ना, तो ऑटोमेटिकली उस मेजरमेंट की बेस्ड पे अगर आपने कोई फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर इतने लोग बढ़ जाएं या इतनी ट्रैफिक आ जाए, या ओवरऑल मेरे सर्वर की जो जितने मेरे 4 सर्वर चल रहे हैं वो इसके CPU इतने % यूटिलाइज होना शुरू हो जाएं, तो इतने और सर्वर्स ऐड करना शुरू कर दो, इस रेशो से इस ट्रेंड पे इतने और, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। ये करना आपको पड़ता है, पॉलिसी आपको लिखनी पड़ती है, बट पॉलिसी लिखने क्या फ्रेमवर्क, टूलिंग, ये सारी वो देते हैं आपको। अमेज़ॉन ही के अंदर जाके ये सारा, AWS के अंदर ही जाके ये सारा डिफ़ाइन करते हैं। बट फिर जब आएंगे ना 50 लाख लोग, आप ये भी कर सकते हैं, स्केड्यूल भी दे सकते हैं कि इतने बजे यार मैच शुरू होना है, उससे ना आधा घंटा पहले इतनी मशीनें कम से कम खड़ी कर दो, तो कर देगा। और जैसी ट्रैफिक आना, उसके बाद कहें कि हाँ इसके बाद जितनी और आए ना, तो जब रिसोर्स इतने इस्तेमाल हो जाए ना, तो 10 और ऐड कर देना, 15 और ऐड कर देना, और जब इतनी खाली हो जाएं और कुछ भी ना चल रहा हो तो 5-5 करके निकालना। सो बढ़ाने की स्पीड आप और कर सकते हैं, निकालने की और कर सकते हैं, तो बहुत बहुत एक्सटेंसिव है सारा कुछ। बट जो आपका क्वेश्चन था वॉलमार्ट वाले पे, मैं आता हूँ थोड़ा सा, तो 2 डिफरेंट चीज़ें शायद मिक्स हो गई उसमें। एक ये है कि वॉलमार्ट का जो टाइमिंग्स है वो तो उसकी फिजिकल वॉलमार्ट के पॉस और उससे रिलेटेड चीज़ों के टाइमिंग है ना, उनकी वो भी क्लाउड पे ही होते हैं, ठीक है। आई थिंक वो माइक्रोसॉफ्ट के शायद क्लाइंट हैं, एजर के, तो वो पॉज चलने के लिए उनके पास फिक्स टाइम स्केड्यूल है, तो वो उतनी मशीनें मांगते होंगे, उतनी मशीनें एजर ने उनको प्रोवाइड करनी है उस टाइम पे, ताकि जब उनके एम्प्लॉई आके लॉग इन करें तो वो सारी पॉज अक्रॉस US, अक्रॉस द वर्ल्ड और मल्टीपल जगहों पे उनके वो हैं, तो वो सारे ऑन हो जाएं उसी टाइम पे, जिस टाइम पे भी उन्होंने डिमांड की। और जिस टाइम पे उनका काम खत्म होता है, दे डोंट वांट टू पे बियॉन्ड दैट, तो कहते हैं जी अब हमने रिलीज़ कर दी, आप जो मर्जी करें इसके साथ। तो अब एजर ने या AWS ने, जिसके भी ऊपर भी उन्होंने अपने क्लाउड को, उनका काम है कि अब उन्होंने किस तरह उसको यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि उन्होंने उसके अलावा पे नहीं करना। दूसरा वो है कि उनकी वेबसाइट जो है वो 24/7 है, वो मोस्ट लाइकली उसी तरह एक्ट कर रही है जिस तरह मैंने आपको भी बताया। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आज PS6 की 12 बजे रिलीज़ है, तो वहाँ पे एक उनकी अपनी इंटरनल टीम बैठी होगी जिसके पास एक स्केड्यूल होगा कि यार ये एक बड़ी रिलीज़ है, आज आना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, एक प्रेडिक्शन होगी उनके पास, फिर एक उनके पास रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी होगी जिसके अंदर वो ये फिगर आउट करेंगे यार एटलीस्ट इतनों से तो स्टार्ट ले लो, 500 VM चला दो इस स्पेसिफिकेशंस का। यानी इवन VM की भी स्पेसिफिकेशन होती है, आपने बहुत छोटे छोटे 100 चलाने हैं, आपने बड़े बड़े 3 चलाने हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि एप्लीकेशन क्या है, आप क्या चीज़ चला रहे, बट आइडिया मोर और लेस सेम है। तो उन्होंने 500 चला दिए, उसके बाद ट्रैफिक उससे भी बढ़ती गई, तो वो ऐड करते जाएंगे। कई दफ़ा इस केस में वो होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए सर्विस मिलना बंद हो जाती है। जब ऐसा कभी आए, तो कोई ऐसी इवेंट आ जाए ना जिसमें बहुत ज़्यादा टिकट्स आ जाएं, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, तो कई दफ़ा अच्छी खासी कंपनियों की वेबसाइट आपको थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, या वो क्यूइंग लगा देती हैं कि यू विल गेट इनटू दिस वेबसाइट इन 30 सेकेंड्स या 2 मिनट। वो यही हो रहा होता है कि पीछे वो स्केल अप कर रहे होते हैं, स्केल अप होने के भी टाइम होता है ना, एक नई VM फिगर आउट करना, उसको टर्न ऑन करना, उस टर्न ऑन करने के बाद उसके ऊपर वो जो इमेज मैंने आपसे कहा था ना कि एक ख़ास स्टेट है ना आपकी मशीन की, फॉर एग्जांपल, मतलब आप कहते हैं कि मेरी मशीन जब भी ऑन हो ना, तो उसमें एक प्रीमियर इंस्टॉल हुआ हो, उसमें फ़ोटोशॉप इंस्टॉल हुआ हो, उसके अंदर ये 6 फाइलें इस डेस्कटॉप के फोल्डर में यहाँ पड़ी हों, इस सिस्टम की कन्फिग्रेशन ये हो कि ये वाईफाई का ये पास हो। आपने बेसिकली वो कहने के बजाय आप समझें कि आपने पूरी अपनी विंडोज़ का ना एक इमेज लिया और उसको स्टोर कर दिया। अब जब आप कोई नई मशीन मिलती है, अगर वो सेम स्पेक्स की है, तो बस वो आप इमेज पकड़ते हैं, उसे कहते हैं चला दो इसको एज इट इज़, तो उसी स्टेट से वहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह उस वेबसाइट के, अगेन वो एक सर्विस नहीं है, लेकिन हम आसानी के लिए कह रहे हैं कि वॉलमार्ट की अगर वेबसाइट है और उसके एक इमेज है इस तरह का, तो जैसे ही डिमांड बढ़ रही होती है ना, उसी तरह वो एलोकेट करता है फिजिकली पहले डिफरेंट मशीन्स के ऊपर VMs, फिर उनमें वो इमेज डंप करता है, वो इमेज वहाँ पे रिस्टोर होते हैं। जैसे ही वो हेल्थ मिलती है ना कि हाँ जी ये ऑन हो गया और अब ये रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो क्लस्टर में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरह का ये काम है, इसमें तो रोज़ फिज़िकली
सर्वर्स नए ऐड होते होंगे, हार्ड ड्राइव्स ऐड होती होंगी, क्योंकि दुनिया तो बहरहाल काम तो बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, जिस तरह मुझे इतना पता है कि आई थिंक AWS और एजर का बहुत सारे इसमें ये इसकी पूरी जो ऑपरेशनल साइड है प्रोक्योरमेंट उसकी पूरी अपनी पाइपलाइन है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी। कोई 3 साल का इनका यूजुअल ऑन एवरेज होता है एक एसेट की जो क्या कहते होते हैं लफ्ज़ के रिसाइकलिंग, यानी कोई एसेट को चेंज करने तो 3 साल की लाइफ एज्यूम करते हैं। उस एसेट की लाइफ को उन्होंने उस टाइम पर उसकी कॉस्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशंस मैनेज करना होता है। यानी अगर एक ग्राफिक कार्ड एक हार्ड ड्राइव लगाई तो दे एज्यूम कि 3 साल चलती है, 3 साल में जितने की आई थी वो पैसे प्लस कुछ प्रॉफिट, ऑब्वियसली उसके ऊपर सारी ऑपरेशन ऑफ AWS और वो सारा कुछ डाल के और फिर प्रॉफिट आना, तो वो उसके अंदर ऑब्वियसली इसका एक बहुत बड़ा मॉडल ओवर सब्सक्रिप्शन पे चलता है ना। यानी कि उनके पास लेट्स से 100 मशीनें हैं जो अगर ये वही बैंक रन वाली बात है, अगर एक ही टाइम सारे मांग ले तो उनके पास सफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वो शायद 30% इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी टोटल डिमांड का, बट चूंकि जो टोटल डिमांड है वो स्केड्यूल्ड है डिफरेंट टाइम्स पे, तो वो 30% इज सफिशेंट। तो लोगों के लिए भी वो विन विन बन जाती है कि लोग उससे कम पे कर रहे हैं अगर वो खुद फिजिकली सारा 24/7 365 रखें, और वो लेकिन जितना यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से AWS के लिए वो विन बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। और ये जिस तरह के प्लेयर्स आपने बताए हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन, तो ये मतलब छोटी मोटी कंपनी का तो ये काम ही नहीं है। नहीं, बहुत छोटी, अब छोटी कंपनी में इसमें छोटी कंपनी PTCL इज स्मॉलर कंपनी, PTCL का भी क्लाउड है, जायज़ का भी क्लाउड है लोकली, तो इस तरह हैं ये उनके स्केल के हिसाब से बहुत छोटी कंपनीज हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ के हिसाब से भी यस। यानी मैं आप यहाँ एक मतलब एक नया बंदा के तो इसमें केपेक्स बहुत है, आपने अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी करना है, फिर उसकी सारी ऑपरेशंस और आपको बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए। ये काम आसान काम नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब टेक्निकली बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपको इवन बनाया भी मिल जाएगा जो क्लाउड को सेटअप करने के लिए डिफरेंट लेयर्स पे प्रोविजनिंग और ऑर्केस्ट्रेशन वगैरह की सारी लेयर्स के आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाए, फिर भी उसको चलाना इट्सेल्फ बड़ा टेक्निकल काम है। और फिर कस्टमर लेकर आना, जो इसके ऊपर तो बहुत आगे पूरी कहानियाँ, मतलब कहानियाँ कह रहे हैं, यानी पूरी डिस्कशंस बनती है ना कि प्राइवेसी के इश्यूज आ जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, आपका क्लाउड हैक हो गया तो 50 कंपनियों का डेटा एकदम इकट्ठा लीक हो सकता है। वो सारे इश्यूज हैं। फिर बाउंड्री के इश्यूज हैं, यूरोप अलाउ नहीं करता कि उसके किसी सिटीजन की इंफॉर्मेशन यूरोप की जियोग्राफी से बाहर कभी भी स्टोर हो। तो जब यूरोपियन कंपनी होती है तो उसके ऊपर सर्टन क्लाउड, फिर उस क्लाउड ने मेक श्योर करना होता है कि वो उसका डेटा US के किसी सर्वर पे ना रेप्लिकेट हो जाए, जस्ट बिकॉज किसी यूरोपियन सिटीजन ने US से एक्सेस कर लिया तो रेप्लिकेट नहीं होगा, वो एक्चुअली यूरोप के सर्वर से उस तक पहुंचेगा अगर वो वाला डेटा है जो मैंडेटेड है कि यूरोप के अंदर रहना है, तो सिर्फ ट्रांसमिट होगा बट वो कॉपी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर ये ना हो तो बहुत कॉपीज़ बन रही होती हैं। आपने एप्लीकेशन फेसबुक की तो रखी हुई है US के, जहाँ पे समझ लें कि जो उनका मेन नोड या जो उनका सेंट्रल क्लस्टर होगा वो वहाँ है, बट पाकिस्तानी कस्टमर्स का डेटा ऑटोमेटिकली नियरेस्ट आपके नोड्स पे आ गया होगा, जो यहाँ पे लेट से उनका हो सकता है सिंगापुर में हो मोस्ट लाइकली, तो आप सिंगापुर से सर्व हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा हुआ है कि इंडिया के उस पर नहीं जाना है, ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट एज अ कंट्री, तो फेसबुक इसका ध्यान रख रहा होगा कि पाकिस्तानी कस्टमर का डेटा इंडियन सर्वर्स पे ना जाए। इंडिया ये डिमांड अदरवाइज़ कर रहा होगा, अगर पाकिस्तान में ऐसे कोई सर्वर्स हैं तो उस पर इंडिया का डेटा। सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ओवरऑल सिचुएशन है कि क्लाउड चलते कैसे हैं, बट एट द सेम टाइम इस पर बहुत लंबी रेजिस्टेंस थी एंटरप्राइज़ की। वही था कि वही हम अमेज़ॉन को अपना डेटा दे देंगे, मतलब वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट डायरेक्ट कंपेटिटर है किसी तरह किसी हद तक अमेज़ॉन का, बट सो शायद इसी वजह से वो AWS पे नहीं गया और एजर पे चला गया, लेकिन स्टिल आप क्लाउड पे जा रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बेच सकता है आपकी। तो बड़ी स्ट्रिंजेंट और बड़ा टाइम लगा था ये ट्रस्ट बिल्डअप होने पे कि क्लाउड इटसेल्फ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता है कि वो उस डेटा को खुद नहीं ना पड़े, यानी जो एंटिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी। तो अब मतलब इट टुक ऑलमोस्ट, मतलब क्लाउड तो बहुत, मुझे शायद अब टाइमलाइन भी याद नहीं, लेकिन 2000s में, लेट 2000 में बड़ी कॉमन टेक्नोलॉजी बन गई हुई थी, बट थ्रू आउट 2010s के अंदर
until 10 साल लगे होंगे शायद क्लाउड की अडॉप्शन में, वो स्पेशली लार्ज कॉरपोरेशंस के अंदर, और अभी तक हो रही है। बिल्कुल ठीक है। और ये जाहिर है आप तो अंदाजे से कह रहे थे ना कि जी मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन होती है शायद 30%। हाँ नहीं, ये सारे नंबर्स प्लीज, ये तो वो है, लेकिन वही बात है कल को जब, अभी तो जाहिर है हम बहुत छोटे प्लेयर हैं, कल को अगर हम बड़े प्लेयर होते तो यहाँ पे तो वो और ज़्यादा शायद ओवर सब्सक्रिप्शन हो जब भी हम whenever we get into this business। तो उसका भी कुछ मतलब जाहिर है कुछ कोई होंगे कवानीन जिसको आपने फॉलो करना होता होगा, और ये वो सारा मामला। आई थिंक ऑफरिंग्स आना शुरू हो जाती है ना, कि जिस तरह ऑलरेडी है, जो आपने जो केस बताया, इस तरह के केसेस सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए हैं कि उनकी जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनकी पहली प्रायोरिटी है। आप एक छोटे से क्लाइंट है जिसने $2-4,000 का उनके साथ बिजनेस करना है, वो हैं जिन्होंने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करना है मंथली। तो वो फिर आपको काइंड ऑफ, अब ये कंपनीज, पहले ये कंपनीज बहुत इंजॉय करती थी ओवर सब्सक्रिप्शन हम जैसे लोगों की, क्योंकि हम माठे भी थे और छोटे भी, तो हमने हार्डवेयर लिया होता था, VMs लिए होती थी ना, बंद करते थे ना कुछ और, लेके कभी कर दी कभी पड़ी रहने दी, उनको पैसे बन रहे हैं उनको कोई मसला नहीं था। बट उनकी तरफ से कमिटमेंट ज़रूर होती है उस चीज़ की कि जब भी हम यूज़ करना चाहें तो वो बंद नहीं हो सकता ना। तो वो पहले तो रोक नहीं करते थे, और पहले ये सर्वरलेस टाइप जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैनेज्ड काम, बड़े इसके प्रीमियम पैसे भी लेते थे कि हम अगर करेंगे तो आप इसके पैसे, अब तो वो कहते हैं मुफ्त में करा लो, क्योंकि जो उनका बड़ा, सो सिलिकॉन जनरली चिप्स यानी CPUs, रैम, हर चीज़ की एक लिमिट है। दूसरा वो वाला प्रॉब्लम है जिस तरह आपने कहा कि शाम को फारिग हो जाना है, किसी भी बड़े उनके जॉइंट का ये कोई टाइम है जिसमें वो नहीं पे करना चाह रहा, क्योंकि अगर वो 24/7 कर रहा हो ना तो वो अपना क्लाउड खुद बना लेते हैं। ये भी होता है, और है ड्रॉपबॉक्स ने शायद अपना खुद किया है, और इस तरह कई होने कि मतलब जिनको चाहिए सारा टाइम, वो फिर वो अगर 24/7 ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो किसी और को भी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी देना पड़ रहा है ना। तो अगर वो अगेन इक्वेशंस हैं। प्राइवेट क्लाउड्स बाय द वे एग्जिस्ट करते हैं, और इवन ये भी अलाउ करते हैं, अगर एक बैंक चाहता है कि मैं क्लाउड पे मूव करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक ऑब्वियसली क्लाउड प्रोवाइडर तो नहीं बन सकता, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज, तो यही कंपनीज इवन प्राइवेट सर्वर इंस्टॉल कर देते हैं आपके प्रेमिसेस पे। आप कहते हैं कि जी मेरा डेटा किसी मेरे प्रेमिस से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो सर्विसेज सारी सॉफ्टवेयर की वही दे रहा होगा जो क्लाउड वाली हैं, और वो किसी हद तक उसमें वो वाली स्पेस भी दे रहा होगा कि आप ऐड रिमूव भी करवा सकते हो, कल आप अपनी कैबिनेट्स के साइज वो कुछ हाइब्रिड सा वर्जन बन जाता है, बट ये भी ऑप्शंस होती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको शायद एक हल्का सा झटका महसूस हुआ और ये लाइट के जाने का था, तो ये एक साइन है कि हम अगली एपिसोड में इसको लेकर चलें, और जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस, उम्मीद है आपको क्लाउड की समझ आ गई होगी, मतलब या हो सकता है आप पहले से जानते हो, मुझे तो काफ़ी समझ आई है, मुझे बिल्कुल नहीं था अंदाज़ा। और अब हम इसको एज कंप्यूटिंग की तरफ लेके चलेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। सी यू।